प्रिय छात्र छात्राओं, बीएससी पार्ट तृतीय वर्ष के भौतिक शास्त्र विषय के तृतीय प्रश्न पत्र की पंचम इकाई, जिसमें मैं आपको पुनर्निवेशी प्रवर्धक और पुनर्निवेशन सिद्धांत के बारे में बता रहा हूँ। उसमें मैंने पहले आपको अलग अलग प्रकार के पुनर्निवेशन, खासकर ऋणात्मक पुनर्निवेशन का किसी प्रवर्धक की कार्यक्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है ये बताया। उसके पश्चात मैंने आपको पिछली दफ़े एक विशेष प्रकार के पुनर्निवेश, ऋणात्मक पुनर्निवेशन का उदाहरण दिया था, जिसमें मैंने उत्सर्जक अनुगामी परिपथ का जिक्र किया था। उसी क्रम में मैं आज आपको वोल्टता पुनर्निवेश पार्श्वपथ निवेश परिपथ एक जो विशेष प्रकार है उसके बारे में बताता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, जब ट्रांजिस्टर प्रवर्धक में संग्राहक तथा आधार के मध्य प्रतिरोध RF को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि इसके द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण निर्गम से निवेश में होता है, तो यह वोल्टता का पार्श्वपथ पुनर्निवेशन होता है। आप देखिए, यहाँ पर भी मैंने कॉमन एमीटर यानी उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक का ही उपयोग किया है, और ये इसका बेस है आधार, ये कलेक्टर C और ये एमीटर है। तो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में ये, अगर मैं इस RF को रोक लेता हूँ, हटा देता हूँ, तो एक सामान्य प्रवर्धक की तरह व्यवहार करेगा, जिसमें निवेशी संकेत बेस और एमीटर के बीच में लगा हुआ और निर्गम वोल्टता कलेक्टर और एमीटर के बीच में प्राप्त की जा रही है। लेकिन अगर आप एनर्जी का ट्रांसफ़र करने के लिए RF को कलेक्टर से सीधा बेस में जोड़ते हैं, तो ये फीडबैक रेजिस्टेंस जो है, प्रतिरोध है, वो ऊर्जा का स्थानांतरण कलेक्टर से बेस में करेगा। आप देखेंगे कि इस प्रकार के पुनर्निवेशन का उपयोग संक्रियात्मक प्रवर्धक में भी बहुतायत से प्रमुख रूप से करते हैं। प्रिय बच्चों, जैसा मैंने आपको बार बार ये बताने की कोशिश की है कि ट्रांजिस्टर के H प्राचाल परिपथ यानी उसका तुल्य परिपथ आपको बहुत अच्छी तरह याद होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन में। इसके बारे में मैंने आपको चतुर टर्मिनल जाल समझाया था। उसके बाद H प्राचालों को कैसे, H प्राचाल के रूप में किसी भी ट्रांजिस्टर को कैसे शो करते हैं, इसकी मैंने टेक्निक बताई थी, आपको याद आ रही हो। मैंने कहा था अगर कॉमन एमीटर मोड हो तो हर एक प्राचाल के आगे E लगाते हैं, जैसे HIE या आंतरिक प्रतिबाधा होती, प्रतिरोध होता है, और HFE धारा लाभ होता है, धारा लाभ इत्यादि इत्यादि। ये अंतर चालकता भी मैंने इस्तेमाल किया हुआ है। GM आपको मालूम है चालकता कहलाती है। तो इसका तुल्य प्रतिरोध ये देखिए, ये RS और VS एजिटीज हो जाएंगे, और यहाँ इनपुट में HIE इसका प्रतिरोध हो गया, जिसके सिरों पर आप VB प्राप्त करते हो, और आउटपुट में GM ये धारा स्रोत हो गया, और RL, और इसके बाद ये फीडबैक रेजिस्टेंस जो कलेक्टर से बेस में एनर्जी का ट्रांसफ़र करता है। अब आपको यहाँ समझना चाहिए खास बात इसमें क्या है, ये सरलीकृत प्रारूप है। कई बच्चे मान लो मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं कि सर HOE जो है वो कहाँ गया। तो मैंने आपको सरलीकृत प्रारूप के बारे में भी बताया था कि HOE और इसमें एक वोल्टता स्रोत भी होता है, जिन बच्चों को याद है HRVO करके होता है यहाँ पे, तो उन दोनों को हम हटा देते हैं सरलीकृत प्रारूप में। तो ये एक प्रवर्धक का सरलीकृत H प्राचाल प्रारूप है। अब इस प्रवर्धक की जो वोल्टता लब्धि है वो निवेश निर्गम प्रतिरोध का मान पुनर्निवेश के पश्चात ज्ञात करने के लिए कुछ बातों को हम अज्यूम करते हैं। मान लीजिए फीडबैक रेजिस्टेंस जो RF है वो काफ़ी बड़ा है,
यानी फीडबैक रेजिस्टेंस है वो तकरीबन इतना बड़ा है कि आप एच प्राचाल परिपथ में यहाँ किरचॉफ के नियम में आई इनपुट प्लस आई एफ, ये देखिए यहाँ पे किरचॉफ का नियम लगा लीजिए आप, आई इनपुट प्लस आई एफ बराबर आई बी। और आई बी अगर बहुत ही कम हो, क्योंकि वोल्टा लब्धि ऊंची मानने पर आई बी का मान कम हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में अगर मैं इसको नगण्य मानता हूँ तो आई बराबर माइनस आई एफ हो जाएगा लगभग। इसका मैं आगे इस्तेमाल करूँगा। इसके अलावा ये आप देखिए कि जो निवेशी धारा है आई इनपुट, इस वाले में किरचॉफ का नियम लगाइए। आप देखो, जिन बच्चों को थोड़ा सा भी ज्ञान हो बहुत आराम से इसको समझ लेंगे कि ये जो लूप है इनपुट लूप, ये निवेशी लूप, इसमें यहाँ धारा कितनी जा रही है आई। तो ये आप देखिए आई की वैल्यू क्या होगी, कुल स्रोत की वोल्टता कितनी वी एस, और इसमें ड्रॉप कितनी होगी माइनस वी बी। तो वी एस माइनस वी बी ई अपॉन टोटल रजिस्टेंस सर्किट का कितना है आर एस प्लस एच आई। तो उसके हिसाब से आप यहाँ से यहाँ तक का लूप लेंगे तो ये वोल्टेज तो है वी एस माइनस वी बी ई हो गया ये वाला इतना। तो यहाँ से यहाँ तक का क्या इक्वेशन बनेगी, वी एस में से वी बी को घटा करके आर एस का डिवीजन कर दो तो आई आ जाएगी। और यहाँ पर आप अगर लूप इक्वेशन लगाते हो इसमें, यहाँ से देखो आर एल को लेते हुए आर एफ को लेते हुए ये लूप इक्वेशन लगाओगे तो आई एफ की वैल्यू आ जाएगी वी ओ, यानी वी ओ में से वी बी घट जाएगा डिवाइडेड बाई आर एफ आ जाएगा। आर एल को मैंने नगण्य माना, ये ऊपर मैंने लिख दिया है कि यहाँ हम आर एफ को आर एल से बहुत बड़ा मानेंगे, तो ये लगभग मान आ जाएगा आई एफ का। इसका ये भी मतलब है कि जो फीडबैक करंट है वो सीधी वी ओ के प्रोपोर्शनल होती है। अब आप देखें कि वी बी का मान नगण्य, इसलिए मैंने यहाँ पे इनको नेगलेक्ट करके वैल्यूज लिखी है। अब निवेशी परिपथ में आप यहाँ पर वापस लगा दीजिए इक्वेशन, देखो ये रहा निवेशी परिपथ वी बी। तो वी बी बराबर कितना हो जाएगा एच आई इंटू इसमें बहने वाली धारा, और एच आई इंटू बहने वाली धारा कितनी है, ये हो जाएगी वी एस अपॉन आर एस प्लस एच आई ई। तो इसमें ये जो करंट इस लूप में लगाएंगे वो, तो ये अपने पास वी बी ई बराबर एच आई वी एस अपॉन आर एस प्लस एच आई हो जाएगा। और निर्गम वोल्टता वी ओ बराबर कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ये देखिए माइनस जी एम वी बी ई इंटू आर एल, ये अपने पास वी ओ का मान होगा। और जी एम इंटू एच आई बराबर होता है एच एफ ई, जहाँ पे एच एफ ई अग्र धारा लाभ है तो जी एम चालकता इंटू प्रतिरोध बराबर एक विमाहीन राशि होगी तो वो धारा लाभ हो जाएगा। ये मान मैं यहाँ पे रख दूँ अगर जी एम इंटू एच आई को एच एफ ई, तो बच्चों वी ओ बराबर हो जाएगा माइनस एच एफ ई इंटू आर एल इंटू वी एस अपॉन आर एस प्लस एच आई ई। ये आपको सीख लेना है यहाँ तक। मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक। इसका मैं अगले पेज पे भी इस्तेमाल करूँगा। अब आप देखिए इसमें इसके कंटिन्यूएशन में कि पुनर्निवेश रहित प्रवर्धक में जो आंतरिक वोल्टता लब्धि होती है वो होती है निर्गम वोल्टता अपॉन निवेशी वोल्टता वी ओ बाई वी एस। और ये बराबर आप यहाँ मान रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये वी ओ का ही मान रख दीजिए देखो पहले वाले पेज से, तो माइनस एच एफ ई आर एल अपॉन आर एस प्लस एच आई ई हो जाएगा। और पुनर्निवेश गुणांक बीटा का मान क्या होता है, पुनर्निवेशन वोल्टता बटा लोड वोल्टता यानी निर्गम वोल्टता। मैंने आपको बताया वी एफ बराबर बीटा इंटू वी ओ होता है, तो उसके आधार पर ये हो जाएगा पुनर्निवेशन वोल्टता हो जाएगी आर एस इंटू आई आई अपॉन आर एफ इंटू, ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये आप समझ लीजिएगा। और इसके आधार पे वी एस बराबर आर एस बटा आर एफ हो जाएगा। तो पाश लब्धि आप ए बीटा कर दीजिए, ये आंसर आ जाएगा। और वोल्टा लब्धि का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ आपको, मैंने इस चैप्टर की शुरुआत में बताया था कि पुनर्निवेशन के पश्चात वोल्टा लब्धि बराबर ए अपॉन वन माइनस ए बीटा। अब आपका काम बहुत सरल है, ए बीटा का और इनका मान रखते चलिए तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ए और बीटा की मान रखकर हम ए एफ बराबर, और अगर एक को आप नगण्य मानते हो यहाँ इस इक्वेशन, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो एक को नगण्य मानने पर ए एफ का मान आ जाएगा लगभग माइनस आर एफ अपॉन आर एस। ये है इस प्रकार के पुनर्निवेशी परिपथ में ये एक महत्वपूर्ण परिणाम है।